हेलो क्लास, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। आप लोग क्लास 11th के रिडॉक्स चैप्टर को अभी देखोगे। रिडॉक्स चैप्टर में हम लोग कुछ बातें करेंगे, ठीक है। आज ये वन शॉट में रिडॉक्स हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो रिडॉक्स में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को देखा जाता है। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण होता है। हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में ही बातचीत करते हैं। तो पहले हम लोग एक कॉम्परेटिव स्टडी देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। तो देखिए, इस साइड में ऑक्सीडेशन है और दूसरे साइड में क्या है, रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन में अगर हम लोग फर्स्ट बात कर दें तो जैसा कि आप जानते हो पहले से ही कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन में देखो MgO2 के साथ रिएक्ट करके MgO बन गया, Mg में ऑक्सीजन आके ऐड हो गया तो इसको ऑक्सीडेशन कह देंगे। और यहाँ पे CuO है जो कि C के साथ रिएक्ट किया और C का ऑक्सीजन देखो, अब Cu का ऑक्सीजन अब C के पास चला गया तो Cu से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको कि एक तरह का रिडक्शन है। सिमिलरली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे आप देख लो हाइड्रोजन रिमूव हो जा रहा है, कहाँ से, H2S से ये S बन जा रहा है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो हम बोल देंगे क्या कि ये एक तरह का ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है, सल्फर का रिएक्शन अगर H2 के साथ करवा देते हैं तो H2S हो जा रहा है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि एक तरह का रिडक्शन है। वैसे आप यहाँ थर्ड पॉइंट पे देख रहे हैं कि थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। कभी भी अगर किसी रिएक्शन में कोई कंपाउंड जाता है और उसके ये चार्ज के ऊपर में मतलब आयंस जो कैटायंस हम लोग बोलते हैं, तो अगर इसके पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाए, तो इंक्रीज करता है तो हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो +3 से क्या हो गया, +2 हो गया। तो +3 से +2 के लिए ये आपका रिडक्शन हो गया और अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या है, +2 से +3 के लिए इंक्रीमेंट है तो ऑक्सीडेशन है। फोर्थ पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको लेकर के बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ही होगा। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर जाए तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर जाए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक तरह का रिडक्शन है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फोर्थ पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखो SnCl2 है, SnCl2 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है और SnCl4 बना है, SnCl4 में Sn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। तो अब क्या देखना कि +2 से +4 के लिए मतलब कि इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर। और अपोजिट साइड में आप देख रहे हो, इसके फोर्थ पॉइंट में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे MnO4- है। MnO4- में Mn जो होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +7 होता है। जबकि जो इसमें रिएक्शन के बाद जो आयन बना है वो क्या है, Mn+2 है। तो Mn+2 है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +2 है, ठीक है। तो +2 है ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो +7 से +2 के लिए क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये क्या है, एक तरह का आपका रिडक्शन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड रिडक्शन, ओके। देन फिफ्थ पॉइंट की तरफ हम लोग आ जाए। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव होता है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन व्हाइल एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कभी भी जब इलेक्ट्रॉन आपका ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम होने लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है यहाँ पे कम हो जाता है। कम होता है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। देखिए थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमेशा हम लोग इसको रिडक्शन बोल देंगे। और यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज कर जाता है तो हम इसको ऑक्सीडेशन कह देते हैं। तो ये कॉम्परेटिव स्टडी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर के। और आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बोलते रहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हम हैं अभी लाइव यहाँ पे हैं, तो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम यहीं पे दे देंगे, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह का इमेजिनरी और एपरेंट चार्ज होता है ना, इमेजिनरी और एपरेंट चार्ज होता है। ये कोई भी एटम या एलिमेंट के ऊपर में तब आता है, ये किसी भी एलिमेंट या एटम के ऊपर में ये इमेजिनरी चार्ज, ये ऑक्सीडेशन नंबर तब आता है जब वो एटम अपने फ्री स्टेट से, ध्यान दीजिएगा, अपने फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है। मतलब कि एक एटम जो है
वो एक फ्री स्टेट में है, किसी के साथ अभी बॉन्डेड नहीं है या एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो वो एलिमेंट्री फॉर्म से कहाँ चला जा रहा है, कंबाइंड स्टेट में चला जा रहा है। मतलब कि वो किसी के साथ बॉन्ड बना करके कॉम्बिनेशन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में कोई भी जब एलिमेंट जाता है तो उसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप हो जाते हैं। फ्री स्टेट में हमेशा क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में उसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा, मे बी एक्स चार्ज डेवलप हो गया, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्स चार्ज डेवलप हो गया, तो इसी एक्स चार्ज को हम क्या कह देंगे कि भाई फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट गया तो उसके ऊपर एक्स चार्ज डेवलप कर गया, तो इस एक्स चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज एन इमेजिनरी और अपरेंट चार्ज गेन्ड बाय एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट इन अ मॉलिक्यूल। देखो एलिमेंटल फ्री स्टेट में है और वहां से वो कहाँ जा रहा है, अपने कंबाइंड स्टेट में चला जा रहा है एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए। तो उस टाइम पे जो भी चार्ज डेवलप होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, जैसे कि आपको हम बता दिए कि एक्स यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिट्रेरी सेट ऑफ रूल्स। ये अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी भी तरह के ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। और इट इज अ रिलेटिव चार्ज इन अ पर्टिकुलर बॉन्डेड स्टेट, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि एक तरह का रिलेटिव चार्ज होता है, वो कैसे रिलेट करते हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं, एक ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारा डॉट्स दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ये सारे डॉट्स को फॉलो करने हैं। पहला डॉट है, जैसे कि यहाँ पे पहला बताया गया है फ्लोरीन एटम को लेकर के। फ्लोरीन क्या होता है, एफ। तो फ्लोरीन एटम को लेकर के अगर बात किया गया तो एफ क्या होता है, ये फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का ये गेन करता है। तो इट हैज ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -1। देखो इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्योंकि ये गेन करता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके F- बन जाता है, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही करेगा। देखो यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। तो फ्लोरीन के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज डेवलप होगा, कैसा चार्ज, -1 चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन ऑलवेज -1, आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है भाई, कि अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा, ठीक है। चलिए देन है ऑक्सीजन एटम। सेकंड डॉट में बोला गया है ऑक्सीजन एटम। तो देखो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन 4 तरह के चार्ज आपको ऑक्सीजन पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ब्रॉडली आपको 4 तरह के चार्जेस देखने को मिलते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन हमेशा -2 चार्ज अपने ऊपर रखता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ केसेस में, या ऑलवेज बोल सकते हैं, या जनरली बोल सकते हैं कि जनरली क्या होता है, -2 चार्ज अपने ऊपर रखना पसंद करता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि इन जनरल एज वेल एज in its oxides oxygen atom have oxidation number equal to -2। तो जनरली ये क्या होता है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर को अपने ऊपर कैरी करता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि मोस्ट ऑफ टाइम ये क्या करेगा, -2 ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा। लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब एक ही बार ऐसा होता है कि ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर को कैरी करेगा। वो कहाँ होता है, OF2 कंपाउंड में। OF2 कंपाउंड में मतलब यहाँ पे देखो OF2 अगर ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्डेड है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। और कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ लेफ्ट साइड में, एक इलेक्ट्रॉन के साथ राइट साइड में हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कभी भी ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो टुवर्ड फ्लोरीन ब्रेक करेगा ना, तो फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज ले लेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। और इस साइड का भी देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड अगर कभी ब्रेक करेगा तो ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक करके फ्लोरीन के पास चला जाएगा। तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, -1 चार्ज गेन करेगा, जबकि ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे भी +1 चार्ज को गेन करेगा। तो देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन दोनों ही बॉन्ड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों ही बॉन्ड में +1 चार्ज, मतलब ओवरऑल कितना चार्ज गेन कर रहा है, +2 चार्ज। तो OF2 कंपाउंड में हमेशा ऑक्सीजन क्या होता है, +2 चार्ज को गेन करता है। आपको ये बात अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर ये एक बार आपका -1 चार्ज अटेन करता है। -1 चार्ज कहाँ पे अटेन करता है, तो पेरोक्साइड कंपाउंड्स में।
पेरोक्साइड कंपाउंड जहां भी होंगे वहां पे ऑक्सीजन क्या होगा, -1 चार्ज को गेन करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन क्या होता है, हमेशा -1 चार्ज को गेन करता है। क्यों -1 चार्ज को गेन करता है, अब ध्यान दो। जैसे कि देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या हो जाएगा कि ये इस बॉन्ड के लिए देखो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो इसके ऊपर +1, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो इधर भी हाइड्रोजन के ऊपर +1 और इधर में ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, -1 रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है ही नहीं, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो हम दोनों के ऊपर क्या चार्ज दे देंगे, 0 चार्ज दे देंगे। मतलब कि इस बॉन्ड के लिए, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, उसके लिए इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, 0 चार्ज है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर फाइनली कैसा चार्ज देखने को मिल रहा है, तो -1 चार्ज देखने को मिल रहा है। तो कभी भी पेरोक्साइड कंपाउंड बनेगा ना, तो पेरोक्साइड कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, हमेशा -1 रहेगा। पेरोक्साइड कंपाउंड्स क्या होता है आप ये भी जान जाओ, जहां कहीं भी आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड दिख गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड दिख गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड कहीं भी दिख गया, तो हम बोल देंगे कि पेरोक्साइड है। जैसे देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बताया गया था, Na2O2, तो Na2O2 यहाँ पे देखो Na2O2 का ये स्ट्रक्चर है। Na2O2 में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड के लिए दोनों के ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा, तो 0 चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1 ये -1 ये +1 और ये -1, तो देखो -1 ओवरऑल चार्ज आ जा रहा है ऑक्सीजन के ऊपर में। ओके गुड। फिर होता है आपका फोर्थ हम लोग बात कर दें कि ऑक्सीजन एक बार ऐसा टाइम होता है जब ये +1 चार्ज को गेन करता है। और +1 चार्ज को कहाँ गेन करता है, तो O2F2 कंपाउंड में गेन करता है ना, जब ये फ्लोरीन के साथ, अगर फ्लोरीन के साथ ये क्या कर जाए, पेरोक्साइड लिंकेज कर जाए। कैसे, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉन्ड अगर बना रहे, यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 और ये +1, और इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन पे -1 और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, +1। लेकिन इस बॉन्ड के लिए कोई चार्ज होगा क्या, नहीं, ये तो पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए दोनों के ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा, 0। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर में कैसा आ जा रहा है भाई, ऑक्सीजन के ऊपर में +1 चार्ज, देखो दोनों जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर में +1 चार्ज आता है, कहाँ पे, O2F2 कंपाउंड में। ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज आता है, कहाँ पे, OF2 कंपाउंड में। और बाकी जनरली क्या होता है, -2 चार्ज होता है, और पेरोक्साइड्स में क्या होता है, -1 चार्ज होता है। और बाकी यहाँ पे देखो सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड्स के बारे में बताया गया है। तो सुपर ऑक्साइड्स में क्या होता है, -½ चार्ज होता है, और ओजोनाइड में क्या होता है, -1/3 चार्ज होता है। तो आप देख रहे हैं ना, KO2 होता है, तो K के ऊपर में +1, तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा, और इसके ऊपर में क्या रहेगा, K के ऊपर में +1, तो इसके ऊपर में -1/3 रहेगा चार्ज। ठीक है, चलिए, तो ये होता है आपका पूरा ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालने का देख रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर में फ्लोरीन का तुम देखे, ऑक्सीजन का देखे, मेनली आपको क्या देखना है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा कैसा कैसा चार्ज डेवलप हो सकता है। ऑक्सीजन के बाद अगर हम लोग बात कर दें कि यहाँ पे हम लोग को देखना है हाइड्रोजन के ऊपर में। ठीक है, तो हाइड्रोजन को लेकर के हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन पे 2 चार्ज डेवलप कर सकता है। हाइड्रोजन के ऊपर में हमेशा क्या डेवलप करेगा, +1 इसका जनरल चार्ज होता है। ठीक है, तो जनरली इसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप करेगा, +1, और -1 ये डेवलप कर जाएगा। -1 कहाँ पर डेवलप कर जाएगा, तो -1 में मेटेलिक हाइड्राइड में डेवलप करता है। ठीक है, कभी भी अगर मेटेलिक हाइड्राइड कहीं पे है, तो ये क्या चार्ज डेवलप करेगा, मेटेलिक हाइड्राइड में अपने ऊपर -1 चार्ज डेवलप करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे NaH है या KH है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, देखो ये एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कैसा होता है, मेटल्स का कम होता है, फिर हाइड्रोजन का होता है, और हाइड्रोजन से ज्यादा नॉन मेटल्स का होता है। कि मतलब जितने भी मेटल्स हैं उन सारे मेटल्स से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड उस हाइड्रोजन की तरफ ब्रेक करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर कैरी करेगा, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो NaH देखो क्या हो जाएगा, NaH में Na+ और H क्या हो जाएगा, -1। KH में K मेटल है, तो इसके ऊपर +1, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या जाएगा, -1। तो देखो कभी भी मेटेलिक हाइड्राइड्स में आपको हमेशा क्या करना है, हाइड्रोजन को कैसा चार्ज दे देना है, -1 चार्ज दे देना है। बाकी हर टाइम पे आप क्या दो, उसको +1 चार्ज दो। तो हाइड्रोजन को लेकर के आप ये बात याद रखना। फिर बात अगला डॉट है हैलोजेंस को लेकर के। तो हैलोजेंस को लेकर के क्या होता है, 2 चार्ज डेवलप होती हैं हैलोजेंस में। -1 तो इसका जनरल चार्ज होता है, क्योंकि इन लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो -1 इन लोगों का चार्ज है। ये लोग कभी कभी +1 चार्ज डेवलप करते हैं, मतलब +1 क्या, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, +1 नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज ये लोग डेवलप करेगा। तो -1 जो होता है ये इन लोग का जनरल होता है, और ये लोग कभी कभी पॉजिटिव चार्ज भी अपने ऊपर डेवलप करता है।
अब पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप करेगा, जब ये लोग किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको KClO3 दिख रहा है, तो KClO3 में आपका ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, Cl से। KClO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो ऐसा होता है KClO3 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये KClO3 है। अब यहाँ पे आप देखो तो इस बॉन्ड के लिए अगर आप क्लोरीन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आए, तो इस बॉन्ड के लिए हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है ये क्लोरीन के साथ में अटैच है, राइट। ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ में अटैच है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो फॉर दिस बॉन्ड ऑक्सीजन -1 और क्लोरीन क्या हो जाएगा, +1। तो देखो हैलोजन है लेकिन पॉजिटिव चार्ज लेने लगा। इधर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर इस ऑक्सीजन को मिल जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, तो -2, तो इस बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। और सिमिलरली देखो इधर भी क्या हो जा रहा है, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जा रहा है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इस बॉन्ड के लिए भी अगर हम लोग निकाल दे तो इस ऑक्सीजन का -1 रहेगा और इसका +1 रहेगा। तो अब फ्लोरीन का ओवरऑल देखो तो कितना आ गया, फ्लोरीन पे चार्ज +5 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप HiO3, HClO4, KBrO3 सबका निकाल करके देखो तो आपको दिख जाएगा कि KClO3 में क्लोरीन के ऊपर +5, HiO3 में आयोडीन के ऊपर +5, HClO4 में क्लोरीन के ऊपर +7 और KBrO3 में Br के ऊपर +5 चार्ज डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो देखो हैलोजेंस हैं लेकिन पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर हैलोजेंस अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अटैच हो जाएगा तो हैलोजन जो होते हैं ये अपने ऊपर कैसा चार्ज शो करने लगते हैं, पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। फिर हम लोग ये थोड़ा ध्यान रखना है कि मेटल्स का कैसा होता है। तो मेटल्स के बारे में आकर के देखिए, मेटल्स में होता है, मेटल्स में आपको अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, तो अल्कली मेटल्स ऑलवेज क्या होता है, +1 होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमेशा क्या होता है, +2 होता है। अल्कली मेटल कौन सा है, तो वो आपका हेलिना कोरब से फरियाद पहला ग्रुप, और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापराजी दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप के लिए हमेशा +1 और दूसरे ग्रुप के लिए हमेशा क्या होता है, +2 चार्ज होता है। ये ऑलवेज होता है, ठीक है, ऑलवेज होता है, इसमें आपको कोई ये नहीं करना है। कुछ एक मेटल्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं या फिर आपका ऑक्सीडेशन नंबर उनका 0 होता है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग बात कर लेंगे। एल्यूमिनियम का आपको ध्यान में रखना है कि एल्यूमिनियम हमेशा क्या शो करता है, ऑलवेज +3 चार्ज को शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो आपका मेटल्स का बात हो गया। तो मेटल्स में आपको हमेशा ध्यान में रखना है, मेटल्स में मेनली देखो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला और दूसरा, A और B, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डॉट में कि कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट है जो अपने फ्री स्टेट में है या एलोट्रॉपिक फॉर्म में है तो उसके ऊपर हमेशा चार्ज क्या होगा, 0 चार्ज होगा। कोई भी एलिमेंट जो अपने फ्री स्टेट में है या एलोट्रॉपिक फॉर्म में है तो उसके ऊपर हमेशा क्या चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे O2 है, S8 है, P4 है, O3 है, तो ये सब क्या है, अपना फ्री स्टेट या एलोट्रॉपिक फॉर्म में लोग हैं, तो इन लोगों के ऊपर हमेशा चार्ज क्या होता है, 0 चार्ज डेवलप होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल है, तो एक अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका जो ओवरऑल चार्ज होता है वो चार्ज क्या होगा, 0 होगा, है ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे HNO3 है, तो HNO3 में हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर तीनों का चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ओवरऑल क्या देखेंगे, 0 होगा, ठीक है। ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। लेकिन अगर नेक्स्ट डॉट की तरफ हम चले तो हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ द चार्जेस ऑन द ऑल एलिमेंट्स इन आयंस इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस, ठीक है, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि NO3 माइनस है, तो NO3 माइनस में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो ओवरऑल चार्ज निकल के आएगा वो चार्ज कितना निकल के आएगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस, मतलब कि एक आयन है, एक नेगेटिव चार्ज है तो -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस है, तो ओवरऑल चार्ज जो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे सल्फर और ऑक्सीजन का लेकर के, तो वो ओवरऑल कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी वो सब कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में। पहले सारे रूल्स एक बार देख लें, है ना। इसके बाद नेक्स्ट डॉट है, इसमें बोला गया है कि इफ द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज n, ग्रुप नंबर क्या है, n है ग्रुप नंबर, देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर मे वेरी फ्रॉम n to n-8, ठीक है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अगर पहले सुन लो क्या है, बताया गया है कि कोई भी अगर एक ग्रुप एलिमेंट जिस ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी कर सकता है उस ग्रुप के नंबर से। मतलब ग्रुप नंबर अगर n है तो n से लेकर के n-8 तक में वैरी कर सकता है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि सपोज नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम बिलोंग्स करता है 5th ग्रुप से, ठीक है। तो
तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ओके, तो बोला गया कि n से n-8 तक में वैरी कर सकता है। तो n-8 मतलब कि 5-8 तो क्या हो जाएगा -3। तो देखो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर -3 से 5 के बीच में ही कहीं पे वैरी करेगा। ठीक है, तो -3 से 5 के बीच में वैरी करेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने हर एक का एग्जांपल दे दिया है। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में n के ऊपर क्या चार्ज है -3। NO है तो NO में n के ऊपर क्या चार्ज है +2। देखो N2O3 है +3 चार्ज है, NO2 है +4 चार्ज है, N2O5 है तो +5 चार्ज है। देखो -3 से +5 के बीच में वैरी करता है, -3 +2 +3 +4 +5। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी n और n-8 के बीच में ही किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है। n क्या होता है नंबर ऑफ ग्रुप है ना ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलिए तो ये हो गया मेरा कुछ एक रूल्स जिसके यूज से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स को देखते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बोला गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कीजिए Na2H2O3 का। तो चलिए भाई मेरा कंपाउंड क्या है Na2H2O3 में बोला गया है कि अंडरलाइन जो है अंडरलाइन एलिमेंट कौन है सल्फर। तो सल्फर का बोला है कि आप बताइए। तो चलिए ठीक है हम लोग सल्फर का बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या होता है जनरली -2। अभी हम लोग बात किए थे थोड़ी देर पहले। तो ऑक्सीजन क्या होता है -2 और नाइट्रोजन एल्कली मेटल्स है तो एल्कली मेटल्स क्या होते हैं +1 है ना। और ये न्यूट्रल है, देखो ये Na2H2O3 क्या है न्यूट्रल है तो इसका जो ओवरऑल चार्ज होगा वो इक्वल होगा किसके 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो कितना नेगेटिव चार्ज हो गया। तो 3 ऑक्सीजन है और 2 नेगेटिव चार्ज हर ऑक्सीजन पे है तो -6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये एल्कली मेटल है Na तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और 2 Na है तो 2 Na है तो कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया +2 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना चार्ज हम लिख दें कि ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे कितना चार्ज हमको लिखना होगा, यहाँ पे हमको लिखना होगा +4 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो +6 ये और ये -6 तो +6 -6 0 हो गया। अब अगर हम +4 लिख देंगे तो सल्फर कितना है 2 सल्फर है तो एक सल्फर पे कितना चार्ज डेवलप होगा +2। तो देखो सल्फर का निकल गया ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +2 आ गया। ठीक है, तो अब +2 करके देख लो तो पूरा ओवरऑल क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो ऐसे ही करके निकालना होता है। एक और अगर हम कर देते हैं आपके लिए देखो यहाँ पे जैसे HNO3 हम लोग अभी पीछे बात किए थे HNO3 को लेकर के। तो यहाँ पे आप देखो कि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज डेवलप्ड होगा तो -2 तो -2 डेवलप हो जाएगा तो टोटल कितना हो गया -6 हो गया। इसमें नाइट्रोजन का हम लोग निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन के ऊपर हम लोग बात किए जनरल इसका क्या होता है +1 होता है तो यहाँ पे +1 हो गया। अब देखो तो यहाँ पे कितना चार्ज देते हैं कि ये ओवरऑल 0 हो जाए तो +5 चार्ज हमको दे देना होगा। तो देखो ये +6 और ये -6 0 हो गया। तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज रहा +5 चार्ज रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग एक और कंपाउंड का बात कर लें लाइक मान लो कि हम लोग के पास KMnO4 है। ठीक है, तो KMnO4 है तो ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग क्या चार्ज दे देंगे -2 तो कितना माइनस हो गया -8 हो गया। और K क्या है मेरा एल्कली मेटल है तो एल्कली मेटल है तो +1 दे दिए तो यहाँ पे देखो +1 आ गया। अब Mn के पास हम कौन सा चार्ज लिख दें कि ओवरऑल 0 हो जाएगा तो Mn के पास हमको क्या लिखना होगा +7 लिखना होगा। तो देखो ये +8 और ये -8। ठीक है, तो Mn के ऊपर कैसा चार्ज आ गया +7 चार्ज आ गया है ना। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। जो पीछे के रूल्स हैं आप उसको 1-2 बार देखिए, उस रूल को आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। 2 4 5 प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स दे रखे हैं, आप यहाँ पे कुछ एक कंपाउंड्स का प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके बताना आप लोगों का। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है 8 है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है ये फटाफट सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके हमको कमेंट बॉक्स में बता दो। कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या आया भाई है ना। सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया 1 2 3 4 5 6 करके कर देना। ऐसे लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या आपका निकल के आ रहा है। यहाँ पे क्लोरीन निकालना है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ C का निकालना है, यहाँ Cr का निकालना है, यहाँ Mn का निकालना है, यहाँ Cr का निकालना है, यहाँ H2SO5 का निकालना है। यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है CrO5, ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग फटाफट हमको निकाल करके बताइए क्या आया आपका चार्ज। ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो
ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को। और यहाँ पे एक ये आप क्लिप पहले देख लीजिए, ठीक है। इस क्लिप को देखिए और यहाँ से आप ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए एक दूसरे वीडियो के क्लिप को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो क्लास, वेलकम टू एससी केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल टॉपिक पे कुछ बातचीत करेंगे, है ना। हम लोग जैसे जनरली जानते हैं कि मेटल्स होते हैं, है ना। मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्या करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। मेटल्स का क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये तो सब लोग जानते होंगे कि मेटल्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं ड्यू टू ऑफ लो Ip एंड नॉन मेटल्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं ड्यू टू ऑफ हाई Ea। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। हम लोग इस एक छोटे से कांसेप्ट को लेकर के और देखिए कितनी बड़ी कांसेप्ट को सॉल्व करेंगे, है ना। एक ऐसे कांसेप्ट को सॉल्व करेंगे, एक ऐसे कांसेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे जिसके बारे में जनरली लोगों को क्या होता है? गलतफहमियां होती है, जनरली लोगों को कंफ्यूजन्स होते हैं उस पर बहुत ज्यादा। तो हम लोग देखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन। ओके, हम लोग अगर एक मेटल ए एज्यूम करते हैं कि ए क्या है? एक मेटल है और ये क्या किया? ए एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन गया? ए प्लस आयन बन गया। ए जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ए प्लस आयन बन गया, ठीक है। और बी एक नॉन मेटल है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, गेन किया और क्या बन गया? बी माइनस हो गया, है ना। तो ए प्लस बन गया और बी माइनस बन गया, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो अपना क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। और इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इसने क्या किया? देखो, इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो ऑक्सीडेशन किया और इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या क्या किया? रिडक्शन किया, ठीक है। ओके, ए एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और बी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया। देखो, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, है ना। ए एक इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीडेशन कर दिया, ए एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और रिलीज करके ऑक्सीडेशन किया, है ना। पता है ए इलेक्ट्रॉन रिलीज क्यों कर पाया? ए इलेक्ट्रॉन इसलिए रिलीज कर पाया क्योंकि बी वहां पर प्रेजेंट था उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। अगर बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता तो ए इलेक्ट्रॉन रिलीज भी नहीं कर पाता, राइट। ए तभी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाया जब बी उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए वहां पे है, अदरवाइज ए इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाता। जैसे हम लोग जानते हैं ना, एक वर्ड होता है लेन देन। क्या वर्ड होता है? लेन देन, है ना। लेन देन, ट्रांजैक्शन, वो देखो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर कोई लेने वाला होगा तो पक्का कोई देने वाला होगा। सिर्फ लेन नहीं हो सकता या फिर सिर्फ देन नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो ए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। ए क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और रिलीज करके अपना ऑक्सीडेशन किया। क्योंकि बी उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता तो ए इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाता, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि ए का ऑक्सीडेशन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ए का ऑक्सीडेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बी उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ए का ऑक्सीडेशन होने में हेल्प किया, बोल सकते हैं ना। तो किसी ने तुम्हारा LIC किया तो वो LIC एजेंट कहलाया। तो किसी ने ए का ऑक्सीडेशन करने में हेल्प किया तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो बी के लिए ए क्या है? बी के लिए ए है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो ए देखो, ए अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता तो बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिडक्शन करवा पाता क्या अपना? नहीं कर पाता। बी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना रिडक्शन किया। क्यों किया? क्योंकि ए एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, है ना। तो ए ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके
डी का रिडक्शन करने में हेल्प किया, तो डी का रिडक्शन करने में ए हेल्प किया, तो बी के लिए ए क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये कंसेप्ट क्लियर है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, राइट? नाउ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। किसने किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? मेटल्स ने किया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है ना, मतलब कि क्या हो जाएगा? मेटल्स। मतलब कि क्या हो जाएगा? मेटल्स। मेटल मतलब मेटल। तो मेटल्स ए क्या है? मेटल है। क्यों है? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। बी क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। बी क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। बी ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, है ना? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया कहीं से, तो एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स। देखो यहां पे कौन करेगा? नॉन मेटल करेगा, राइट। तो अभी बताओ, तो हम लोग एक ट्रिक बना सकते हैं यहाँ पे। क्या ट्रिक बना सकते हैं कि मेटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट एंड नॉन मेटल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट, राइट? बोल सकते हैं ना ये चीज? तो देखो हम लोग क्या किया, ट्रिक निकल के आ गया। क्या ट्रिक निकल के आ गया? हम लोग का ट्रिक निकल के आ गया कि मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। क्या? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। एंड नॉन मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। ऐसा करके हम बोल सकते हैं। देखो ये दो बातें, मेटालिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एंड नॉन मेटालिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। ऐसा करके बोला जा सकता है। देखो इससे यही बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में कहां मूव कर रहे हैं? देखो ऐसे along a period, left to right, एक पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट से राइट के लिए, है ना? तो लेफ्ट से राइट के लिए जब हम एक पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो क्या होता है? नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है। तो नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। और मेटालिक स्ट्रेंथ क्या होता है? डिक्रीज करेगा। तो मेटालिक स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज करेगा तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगा। And when we move along a groove, means top to bottom, when we move top to bottom, then what happens? Metallic strength increase करेगा। तो metallic strength increase करेगा तो आपका reducing strength क्या हो जाएगा? increase करेगा। और non metallic strength क्या होगा? decrease करेगा। तो आपका oxidizing strength क्या होगा? decrease करेगा। तो देखो periodic table में oxidizing strength, reducing strength का along a period and along a group variations कैसा होगा? इस तरीके से होगा। तो अभी आप क्वेश्चंस बनाओ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ पे, लगभग सब बन जाएगा। तो आपने क्या देखा? आपने इस वीडियो में जो देखा उसको अगर हम यहाँ पे समराइज कर दें, ठीक है? यहाँ पे अगर हम समराइज कर दें तो हम क्या निकल के आएगा? हाउ टू आइडेंटिफाई whether a particular substance is an oxidizing or a reducing agent। कोई भी एक एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हम कैसे पता कर लेंगे? तो सबसे पहले आप क्या कर दो? फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप पहले निकाल लो, ठीक है? तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। निकालने के बाद आप देख लो कि अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, अगर सेंट्रल एटम क्या है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता चलेगा? उसके इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है,
तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो है तो वो हमेशा क्या होगा, हमेशा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि अगर वो मैक्स पे पहुंच गया, मेरे बात को एकदम ध्यान से सुनना, अगर कोई भी एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच गया है तो अब वो क्या हो जाएगा, अब वो नीचे आना पसंद करेगा, अब वो और ऊपर नहीं जा सकता। तो अब वो नीचे आएगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो खुद को क्या किया, खुद को रिड्यूस किया, तो खुद को रिड्यूस किया तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया, तो कैसा एक्ट किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा एक्ट किया, क्योंकि वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे मतलब कि उसके जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर चुका है, अब वो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा आउटरमोस्ट ऑर्बिट में रिलीज करने के लिए, तो अब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट करेगा तो अभी अभी आप लोग देखे हो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि आप रिडक्शन में जा रहे हो, और अगर आपकी रिडक्शन होती है तो आप सामने वाले को क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर दें कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है, कोई भी एटम का, सेंट्रल एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है तो वो अब कैसा एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। और अगर इंटरमीडिएट है, अगर इंटरमीडिएट है तो वो दोनों के जैसा एक्ट कर सकता है। इंटरमीडिएट मतलब क्या हो जाएगा, बिटवीन मैक्स एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं पे रहेगा, तो वो इंटरमीडिएट रहेगा, ठीक है। तो उस केस में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी एक्ट करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा भी एक्ट करेगा, और ऐसे ही एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो अभी हम लोग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को आगे बात करेंगे रिडॉक्स चैप्टर में ही, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लो अच्छे से, एक दो बार वीडियोस को आगे पीछे करके और थोड़ा सा अच्छे से अपने दिमाग को एकदम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके इस बात को समझ लो, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा सा फिर आगे देखें, अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि इन ऑल रिडॉक्स रिएक्शन द टोटल इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू द टोटल डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। जाहिर सी बात है, कोई अगर जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा सामने वाला उतना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो लॉस एंड गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बहुत सारे टाइप का होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का पहला टाइप अगर हम लोग देख लें तो फर्स्ट टाइप होता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है कि व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर्स इन द सेम वेसल। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर एक ही वेसल में होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही वेसल में हो रहा है, तो बोलते हैं डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। और अगर दो सेपरेट रिएक्शन में होता है, दो डिफरेंट वेसल्स में होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में बोला जाता है कि टू सब्सटेंस रिएक्ट्स, वन ऑफ देम इज ऑक्सीडेंट एंड अदर इज रिडक्टेंट। दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और जिसमें से एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडेंट है और दूसरा सब्सटेंस जो है वो रिडक्टेंट के जैसा काम करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जेडिन क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे जेडिन कहाँ पहुंच जा रहा है, जेडिन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो 0 से +2 के लिए उसका क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, जबकि कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था CuSO4 के साथ में, और रिएक्शन के बाद वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो +2 से 0 के लिए पहुंच गया, तो उसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल में जब होता है रिडॉक्स रिएक्शन तो हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ओके। फिर होता है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्या होता है, दोनों ही एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट्स में हो जाता है, एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट्स। जैसे कि आप देखो यहाँ पे NH4 मेरा कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन और क्रोमियम दोनों के अंदर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिख रहा है। नाइट्रोजन यहाँ पे -3 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, N2 बन जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जा रहा है। तो -3 से 0 के लिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। जबकि क्रोमियम यहाँ पे क्या था, Cr2O7 में ये आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, और ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में चला गया, तो +6 से +3 में गया, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो इसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है। तो एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट्स में, एक में ऑक्सीडेशन और एक में रिडक्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब अगले प्रीमियर की वीडियो में आप देखोगे इसके आगे के रिएक्शंस। आगे में जैसे हम लोग बात करते हैं आपका डिस्प्रपोर्शनेशन और कंप्रोपोर्शनेशन और बैलेंसिंग के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू। कि किसी भी एक रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंस करने के लिए हम लोग के पास दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है
आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दो अलग अलग मीडियम्स में होता है, एक एसिडिक मीडियम में होता है और एक बेसिक मीडियम में होता है, ठीक है। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्वेश्चंस हमेशा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक इक्वेशन को लेकर के रखा है जहाँ पे बताया गया है कि HCl प्लस KMnO4 प्लस H2SO4 प्रोडक्ट बना है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसे हम बैलेंस करेंगे। तो पहला स्टेप होता है, इसको मैं स्टेप वाइज करते चलूंगा, तो स्टेप वाइज करते चलूंगा तो आप इसको उसी अकॉर्डिंग देखते रहें। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें बोला जाता है कि राइट डाउन द आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन, है ना। रिएक्शन को क्या करना है, आयनिक फॉर्म में लिख देना है। तो रिएक्शन को जब आयनिक फॉर्म में आपको लिखना है तो आप क्या करो, जो आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहो, ठीक है। एक बार में ही समझ में आ जाएगा, एकदम हलवा के जैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। तो देखो HCl में क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस। KMnO4 में क्या होता है, K प्लस और MnO4 माइनस। MnO4 माइनस में Mn के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +7, ठीक है। H2SO4 में H के ऊपर +1 और सल्फेट के ऊपर -2 होता है। K2SO4 में K के ऊपर +1 और सल्फेट के ऊपर क्या होता है, -2 होता है। MnSO4 में Mn के ऊपर +2 और सल्फेट के ऊपर -2 होता है। और यहाँ वाटर है तो वाटर के ऊपर आप दे दो, यहाँ पे +2 और +1 और -2 हो जाएगा। और Cl2 के ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। Cl2 एक एलिमेंट है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब जब आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को आपको लिखना है ना, तो आप क्या लिख दो, रिएक्टेंट वाले साइड और प्रोडक्ट वाले साइड में आप देख लो, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है उन सबको हटा दो। हाँ, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है उन सबको आप क्या कर दो, हटा दो, कैंसिल कर दो। कैसे कैंसिल करना है, ध्यान दो। H प्लस इधर में देखो, H प्लस इधर में कैसा चार्ज रखा है, +1 चार्ज रखा है। इधर में भी आप H प्लस को क्या कर दो, +1 कर दो। इधर में पूरा ऑक्सीजन को ही आप हटा दो। देखो इधर में H प्लस है तो H प्लस के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है तो आप हटा दीजिए। इधर भी +1 है, उधर भी +1 है। इधर देखो K प्लस है तो K प्लस भी देखो इधर क्या है, K प्लस का दोनों ही साइड में ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है तो उसको आप हटा दो, ठीक है। सल्फेट रेडिकल देखो इधर -2 में है और इधर भी देखो सल्फेट रेडिकल जहां जहां पे है -2 में ही है तो उसको आप हटा दो, ठीक है। तो Cl में चेंजेस आया है, देखो Cl क्या हो गया है, माइनस से Cl क्या बन गया है, 0। तो Cl माइनस से Cl हो गया है 0। और यहाँ पे MnO4 में Mn जो है वो +7 से हो गया है, यहाँ पे देखो Mn +2, ठीक है। तो क्या करना है, आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को लिख दो। अब इधर क्या बचा, तो MnO4 उसके ऊपर एक माइनस चार्ज, तो MnO4 माइनस है ना, प्लस और क्या बचा है, Cl माइनस। इधर देखो इधर Cl माइनस रह गया है, Cl माइनस। इस साइड में क्या आ गया, इस साइड में आ गया Mn +2 रह गया है और क्या रह गया है, Cl2 रह गया है, ठीक है। तो आप समझ में आया क्या किए हम, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजेस नहीं आया है उन सबको हम हटा दिए, और जिन एटम्स या एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ गया है उन आयंस को हम यहाँ पे, आयंस या एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिख दिए। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड में आपको करना है स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन। यहाँ पे देखो एक का ऑक्सीडेशन हुआ है और एक का रिडक्शन हुआ है। ये Mn जो है +7 से +2 के लिए चला गया है तो इसका रिडक्शन हो गया है, और Cl जो है ये -1 से 0 के लिए चला गया है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो आपको इसको अलग अलग लिख देना है ना। क्या करना है, हाफ ऑक्सीडेशन एक साइड लिख देना है, एक तरफ लिख देना है, और हाफ रिडक्शन आपको अलग साइड में लिख देना है, ठीक है। तो दोनों को क्या करना है, सेपरेटली लिख देना है। तो हम लोग रिएक्शन को स्प्लिट कर दिए इनटू 2 हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन में। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हो गया है, Cl माइनस जो है वो क्या बन गया है, Cl2 हो गया है, और रिडक्शन में क्या हो गया है, MnO4 माइनस जो है ये क्या बन गया है, Mn +2 बन गया है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, रिएक्शन को हाफ करके लिख देना है, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन, मतलब सेपरेटली लिखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, ओके। स्टेप 3 की तरफ क्या करते हैं, तो स्टेप 3 में जब हम आएंगे तब हम देखेंगे कि मेरा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, मेरा जो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसमें हम क्या देखते हैं कि Cl माइनस जो है ये Cl2 बन गया है, और रिडक्शन वाले में क्या हो गया था,
हाफ रिडक्शन वाले में क्या हो गया है, MnO4 माइनस जो है ये Mn+2 बन गया है। अब यहाँ पे उन एलिमेंट्स के नंबर को दोनों साइड में इक्वल कर दो। क्या करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, एकदम दिमाग खोल के सुनो। उन एलिमेंट्स के नंबर को आप दोनों साइड में इक्वल कर दो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आया है। तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है। अब क्लोरीन इस साइड में क्या है, 1 है, और इधर राइट हैंड साइड में कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। तो क्या लिखना है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड में क्लोरीन का नंबर जो है इक्वल हो जाएगा। जी हाँ, उन एलिमेंट्स के नंबर को दोनों साइड में इक्वल कर देना है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है। तो हम लिख दिए क्लोरीन में चेंज आया था, हम इस साइड में 2 लिख दिए, क्लोरीन इक्वल हो गया। अब इधर देखो Mn में चेंज आया था, तो Mn यहाँ पे कितना है, 1 नंबर में, और इस साइड में Mn कितना है, 1 ही है। तो यहाँ पे बैलेंस है, दोनों साइड में नंबर इक्वल है। तो इक्वल है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में बस यही करना है। तीसरे स्टेप में जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है उनको दोनों साइड में क्या करना है, इक्वल कर देना है ना। फोर्थ पॉइंट में आपको क्या करना है, बैलेंस कर देना है, बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन एटम को, ठीक है। बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विद द हेल्प ऑफ H2O। वाटर के मॉलिक्यूल के हेल्प से ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस कर देना है, ठीक है। मतलब कि जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी होगी उस साइड में वाटर को ऐड कर देना है। जी हाँ, एकदम ध्यान से मेरे बात को, जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी होगी उस साइड में वाटर के मॉलिक्यूल को उतना नंबर में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा पहला इक्वेशन है 2Cl Cl2 हो गया है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की कोई, यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर की कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन दूसरा जो मेरा इक्वेशन है MnO4 इस साइड में जो Mn+2 हो गया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड में कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो राइट हैंड साइड में हम क्या कर देंगे, 4 H2O डाल देंगे। जितना ऑक्सीजन का कमी है उतने ऑक्सीजन के डिफिशियंसी के लिए आप उतना ही नंबर में वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर दीजिए। तो हो गया वाटर का मॉलिक्यूल ऐड, ठीक है, गुड। तो जब आपका ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया, इक्वल हो गया। फिर आपको फिफ्थ स्टेप की तरफ में आना है, और फिर फिफ्थ स्टेप में क्या कर देना है, फिफ्थ स्टेप में आपको देखो यहाँ पे फिफ्थ स्टेप की तरफ आकर के करना है, बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द हेल्प ऑफ H+ आयन। देखो H+ आयन के हेल्प से हाइड्रोजन एटम के नंबर को बैलेंस कर देना है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, H+ के हेल्प से किसको बैलेंस कर देना है, हाइड्रोजन एटम के नंबर को। तो मेरा इक्वेशंस क्या है, मेरा इक्वेशन है 2Cl Cl2 बन गया है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, MnO4 माइनस जो है, एक मिनट, क्या है भाई, MnO4 माइनस, ये क्या बन गया है मेरा बन गया था Mn+2, और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए हम इस साइड में क्या कर दिए थे, 4 H2O डाल दिए थे। तो देखो पहला इक्वेशन जो मेरा ऑक्सीडेशन का इक्वेशन है, इसमें तो हाइड्रोजन की कोई बात ही नहीं है। लेकिन रिडक्शन वाले इक्वेशन में हमको दिख रहा है हाइड्रोजन की बात है। कहाँ, यहाँ पे देखो, इस साइड में कितने हाइड्रोजन है, 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर देना है, 8H+ लिख देना है, 8H+ लिख दिए, जिससे क्या हो गया, दोनों साइड में हाइड्रोजन का नंबर इक्वल हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के नंबर को आपको बैलेंस कर देना है विद द हेल्प ऑफ H+। डिफिशियंट साइड में उतना ही नंबर में, जितने नंबर की डिफिशियंसी है, आप H+ आयन को ऐड कर दो, ठीक है। फिर सिक्स्थ इक्वेशन की तरफ में आ जाना है, और सिक्स्थ इक्वेशन में क्या कर देना है, सिक्स्थ इक्वेशन में कर देना है कि बैलेंस द चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बैलेंस द चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के हेल्प से चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप यहां पे ध्यान दो, 2Cl- और Cl2, और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, MnO4- प्लस H+, क्या बना है, Mn+2 प्लस 4H2O। हाइड्रोजन बैलेंसिंग तक यहां पे हम पहुंच गए थे। अब चार्ज को बैलेंस कर देना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ध्यान दीजिएगा
ये लॉजिकल होता है, काफी लॉजिकल होता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स का जो यूज करना है ना वो अपने दिमाग से करना है, एकदम वहां पे आपका कॉमन सेंस पूरा का पूरा खुला होना चाहिए। अगर आपके पास दिमाग है तभी आप बैलेंस कर पाओगे, दिमाग नहीं है तो यहीं पे चेक हो जाएगा कि दिमाग है कि नहीं है, या फिर है तो कितना है। ठीक है, तो चलो चार्ज को बैलेंस करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स खुद कैसा चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है, तो बहुत सोच समझ के यूज करना है इसको। यहाँ देखो पहले इक्वेशन में हम लोग को क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 नेगेटिव चार्ज है लेकिन राइट हैंड साइड में कोई चार्ज नहीं है। तो आप क्या कर दो, राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। राइट हैंड साइड में हम 2 नेगेटिव चार्ज डाल दिए, तो देखो दोनों साइड में क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो गया, 2-2, दोनों साइड में 2-2 नेगेटिव चार्ज हो गया। ओके गुड। दूसरे इक्वेशन में आप आ जाओ तो आप यहाँ पे देखो कितना पॉजिटिव चार्ज है, इधर 8 पॉजिटिव चार्ज है और 1 नेगेटिव चार्ज है, मतलब टोटल कितना पॉजिटिव हो गया, 7 पॉजिटिव चार्ज है। तो इस साइड में कितना पॉजिटिव चार्ज है भाई, तो 7 पॉजिटिव चार्ज इस साइड में है। और इस तरफ क्या है, तो इस तरफ 2 पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। अब हमको नेगेटिव चार्ज को यूज करना है, एक तरफ में 7 प्लस चार्ज है और एक तरफ में 2 प्लस चार्ज है। कैसे हम बैलेंस करें, देखो अगर हम यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज डाल दें तो इधर ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज और इधर भी क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि हमको लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देना चाहिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में और 2 पॉजिटिव राइट हैंड साइड में। क्लियर है मेरी बात, गुड। तो आपने क्या कर देना है भाई, इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐड कर दो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। 7th इक्वेशन जो होता है उसको हम यहीं पे कर देते हैं। 7th इक्वेशन में आपको क्या करना है, इस दोनों ही इक्वेशन को 7th स्टेप में क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन को ऐसे कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे कोएफिशिएंट के साथ, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये बॉक्स में हम बना दिए, इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ से कैंसिल हो जाए, दोनों तरफ से ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। ठीक है, हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है रिएक्शन में डालने के लिए। हम लोग कोई आयन या कोई एलिमेंट, कोई रेडिकल, कोई कंपाउंड ये सब डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे कोएफिशिएंट के साथ में दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो कि इलेक्ट्रॉन्स कट जाए। तो पहले इक्वेशन को इंटू 5 कर दो और दूसरे इक्वेशन को इंटू 2 कर दो, तो 5 2 जा 10 और इधर भी देखो 2 5 जा 10, 10 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब जब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गया तो दोनों इक्वेशन को ऐड करके नीचे में आप लिख दो, दोनों ही इक्वेशन को ऐड करके आप नीचे में लिख दो। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन में हो जाएगा 10Cl माइनस, राइट, प्लस क्या रहेगा 2MnO4 माइनस। देखो ये यहाँ जो कोएफिशिएंट है उससे हर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड वाले को राइट हैंड साइड में, दोनों इक्वेशन को ऐड करके लिखते रहे हैं। ठीक है, प्लस 16H प्लस, ठीक है, क्या बना इस साइड में 5Cl2 प्लस 2Mn+2 प्लस 8H2O। अब ये जो इक्वेशन आया ना, ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगा विथ ऑल रिस्पेक्ट, इन ऑल रिस्पेक्ट, हर रिस्पेक्ट में ये बैलेंस होगा, एटम्स में भी, आयंस में भी और चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देख लो आप कैसे बैलेंस है। तो यहाँ पे देखो कितने क्लोरीन्स आपको दिख रहे हैं, देखिए तो इधर में कितने क्लोरीन्स दिख रहे हैं, 10 क्लोरीन दिख रहा है। इधर भी देखो कितना क्लोरीन है, 10 क्लोरीन है। Mn कितना है, 2, इस साइड में Mn कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो 4 ऑक्सीजन है और इधर 2 है, तो 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन कितना है, 8 ऑक्सीजन है पूरा। यहाँ पे देखो 16 है हाइड्रोजन, यहाँ देखो 8 2 16, 8 2 16, 16 हाइड्रोजन है। गुड। अब चार्ज देखो, तो एटम्स और आयंस तो आपको दिख गया कि इक्वल है, चार्ज की तरफ आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो 10 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे ये 10 नेगेटिव, 2 और नेगेटिव मतलब 12 नेगेटिव और 16 पॉजिटिव चार्ज है। तो 16 पॉजिटिव चार्ज है और 12 नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया इस साइड में, 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको कितना पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, 4 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। राइट हैंड साइड में आप आ जाओ तो देखो Mn के ऊपर +2 चार्ज है और 2 Mn है, तो यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया, 4 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो दोनों साइड में देखो चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये जो इक्वेशन बना, ये जो हम लोग का इक्वेशन बना, ये इक्वेशन हर रिस्पेक्ट से बैलेंस इक्वेशन है। ओके, तो ये होता है आयनिक, ये होता है एसिडिक मीडियम से बैलेंस कर देना।
एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना क्या होता है, हम लोग एसिडिक मीडियम से जब बैलेंसिंग की बात करते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एसिडिक मीडियम से बैलेंस कर दिए, वहां पे हाइड्रोजन एटम को H+ आयन के हेल्प से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, गुड। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बेसिक मीडियम से कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए 2 3 4 5 आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसिंग केमिस्ट्री क्लासेस। और ये हम लोगों का रिडॉक्स का लास्ट प्रीमियर जा रहा है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में, जो कि एक टाइप होता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन का। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में, जो कि एक और टाइप होता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन का। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी 3 टाइप डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट का 2 टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको एक सेपरेट वीडियोज में रखा गया है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का आज का प्रीमियर का टॉपिक है वो होने वाला है रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम लोग यूज करके बेसिक मीडियम से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको एसिडिक मीडियम से बैलेंस करना सिखाया था। तो चलिए आज का प्रीमियर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक होगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। देखो ये बहुत कीवर्ड है, ठीक है। सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, एक ही कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डेफिनिट होता है वो ऑक्सीडाइज कर जाए और साथ ही साथ रिड्यूस कर जाए। जी हां, ऑक्सीडेशन हो और साथ ही साथ रिडक्शन हो रहा हो, किसका? एक कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या होता है इसका मतलब आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास H2O2 एक कंपाउंड है। H2O2 कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1 होता है। और ये कंपाउंड ब्रेक डाउन कर जाता है। कैसे ब्रेक डाउन करता है? ब्रेक डाउन करता है H2O + ½ O2 में ब्रेक डाउन करता है। तो अब देखिए यहां पे ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां चला जा रहा है? चला जा रहा है H2O -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और O2 मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो -1 से 0 के लिए क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और -1 से फिर इसका -2 के लिए क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ हो रहे हैं। किसका? H2O2 में ऑक्सीजन एलिमेंट का। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एक ही कंपाउंड में जब ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो ये तो एक एग्जांपल था। अगर हम लोग और एक एग्जांपल की तरफ चलें तो हम लोग क्या देखेंगे? KClO3 कंपाउंड है। KClO3 में क्लोरीन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। और KClO3 क्या बन जाता है? तो KClO4 बन जाता है और KCl बन जाता है। तो देखो +5 से +7, KClO4 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +7, और KCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो अब क्या देखते हैं? आप देख रहे हैं कि +5 से +7 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। और यहां +5 से -1 के लिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया मतलब रिडक्शन हो गया। तो KClO4 कंपाउंड में Cl एक ऐसा एलिमेंट हो गया जिस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आप आ जाओ। यहां पे देखो ये फास्फोरस है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में क्या होगा? 0 होगा। और यहां से जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट बना आपका NaH2PO2। तो NaH2PO2 में जो फास्फोरस है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल के देखो तो +1 होगा। और क्या बना? PH3, जहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -3 होगा। तो 0 से +1 के लिए इंक्रीज कर गया मतलब कि ऑक्सीडेशन हो गया, और 0 से -3 के लिए डिक्रीज कर गया मतलब रिडक्शन हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं थर्ड एग्जांपल में कि फास्फोरस एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी का रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो ये क्या हो गया? एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया।
ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल आप देख लो। फोर्थ एग्जांपल में क्या है, क्लोरीन Cl2 का रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा है, तो Cl2 क्या था, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था। अब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये NaCl में चला गया, मतलब क्लोरीन यहाँ पे क्या हो गया, -1 हो गया, तो जीरो से -1 की तरफ में चला गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया, डिक्रीज किया, मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। और जीरो से देखो NaClO3 की तरफ में चला गया, तो NaClO3 की तरफ में चला गया, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, क्लोरीन यहां पे क्या हो गया, +5 में चला गया। NaClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5। कहां से गया, जीरो से गया, तो जीरो से कहां पे पहुंच गया भाई, जीरो से +5 के लिए पहुंच गया, तो जीरो से +5 गया तो इंक्रीज कर गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो भाई देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, क्लोरीन का हो रहा है ना। तो क्लोरीन का एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो समझ में आ गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। गुड, वेरी गुड। चलिए अगला चलते हैं हम लोग कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के तरफ में। तो कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है भाई, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देखो यहां पे जो बताया गया है, NH4NO3, ये क्या बन जा रहा है, N2 और 2H2O, ठीक है। तो NH4NO3 में देखो यहां पे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, एक ही कंपाउंड में दो आपका एलिमेंट है नाइट्रोजन का। तो यहां दोनों ही जगह पे आप देख लो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, दोनों ही जगह पे जो नाइट्रोजन है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक जगह पे वो क्या है, -3 है, और एक जगह पे वो क्या है, +3 है। तो एक ही कंपाउंड में एक एलिमेंट का जहां पे वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वहां से जब वो प्रोडक्ट बना करके सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर कर जाए, मतलब कि अलग अलग से एक में ही आ जाए। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या था, एक से अलग अलग में जा रहा था, यहां पे क्या है, अलग अलग से एक में आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन विच इज अ केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच एलिमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए यहां पे वर्ड पे ध्यान दीजिए, एलिमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 और +3, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। बॉस, यस, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से कहां पहुंच रहा है, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच रहा है, तो ऐसे को हम क्या बोल देंगे, कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो चलो ये हम लोग देखें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन एंड कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का बेसिक मीडियम हम लोग डिस्कस करेंगे। एसिडिक मीडियम हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो जो लोग एसिडिक मीडियम का अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग जरूर जाकर के एसिडिक मीडियम का वीडियो देख लेना, क्योंकि बेसिक मीडियम तभी पल्ले पड़ेगा जब वो आएगा, ठीक है। तो स्किप करके कोई फायदा नहीं होने वाला, स्किप करोगे तो अपना लॉस करोगे, मेरा क्या जाता है ना। तो चलो भाई बेसिक मीडियम का शुरू करें। तो चलो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम से, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो आप एसिडिक मीडियम वाली वीडियो को देख लो, है ना। अगर एसिडिक मीडियम की वीडियो आप देखे नहीं हो तो ये पल्ले पड़ने वाला है नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले ये बेसिक मीडियम वाली वीडियोस को देख लो और इसके बाद तुरंत जाकर के एसिडिक मीडियम के वीडियोस को देख लो, या फिर एसिडिक मीडियम को देख लो और फिर बेसिक मीडियम को देख लो, इसको वाइस वर्सा बोलते हैं, ठीक है। चलो मस्ती हो गया, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन को लिख देते हैं, लाइक HCl प्लस KMnO4, एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिख देते हैं। और अब ध्यान दो, तो ये वही इक्वेशन हम लिख रहे हैं जिस इक्वेशन को हम एसिडिक मीडियम से बैलेंस किए थे, ताकि आपके लिए क्या रहे, इजी टू अंडरस्टैंड रहे, आप बहुत इजीली इस चीज को समझ जाओ और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं फेस करना पड़े। तो सबसे पहले रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिख देते हैं। हम लोग पहला स्टेप क्या रखते हैं, राइट डाउन द रिएक्शन इनटू आयनिक फॉर्म। तो आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को जब हम लोग लिखेंगे तो आपको एसिडिक मीडियम में बहुत ही डिटेल में मैंने बता दिया था कि हम लोग रिएक्शन को कैसे आयनिक मीडियम में, आयनिक स्टेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप सीधा आयनिक स्टेट में लिख देते हैं, है ना। और आप एसिडिक मीडियम वाले वीडियोज में जाकर के पूरा आयनिक स्टेप में इस चीज को लिखना सीख लो, ठीक है। तो ये हो गया आयनिक स्टेप, इस रिएक्शन का आयनिक फेज हम लोग यहां पे लिखती हैं, ठीक है।
तो ये हो गया भाई। अब यहां पे हमको क्या दिखता है, दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, दूसरे स्टेप में करना होता है हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन। हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हाफ ऑक्सीडेशन लिखते हैं और हाफ रिडक्शन लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया है, Cl माइनस जो है वो Cl2 बन गया, माइनस से 0 के लिए ऑक्सीडेशन हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है। और हाफ रिडक्शन हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग हाफ रिडक्शन बोल सकते हैं कि हाफ रिडक्शन में क्या हो गया है आपका MnO4 माइनस जो है, MnO4 माइनस, Mn जहां पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वहां से ये Mn+2 मतलब कि आपका रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, तो रिडक्शन दिख रहा है। तो हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन हम लोग के सामने है। चलिए, तो दो स्टेप यहां पे आप देख लिए। पहले स्टेप में हम लोग रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखे और दूसरे स्टेप में हम लोग रिएक्शंस को स्प्लिट करके दो अलग अलग हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन के फॉर्म में लिख दिए। अब हम लोग इस दोनों इक्वेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो स्टेप 3 की तरफ में जब आप आते हो तो स्टेप 3 में बोला जाता है कि जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है उस एलिमेंट के नंबर को दोनों ही साइड में आपको क्या करना है, इक्वल लिख देना है। तो देखो मेरे पास ये दोनों इक्वेशन है मेरे, यहाँ पे क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है, क्लोरीन यहाँ पे -1 से कहां चला गया है, 0 के लिए चला गया है। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड में क्लोरीन के नंबर को इक्वल कर देना है। ठीक है, तो जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है उस एलिमेंट के नंबर को हम लोग दोनों साइड में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो क्लोरीन में चेंज आया था, क्लोरीन का चेंज कर दिए। Mn में चेंज आया था, Mn +7 से +2 के लिए गया था, लेकिन दोनों ही साइड में देखो आप Mn का नंबर क्या है, इक्वल है। तो दोनों साइड में Mn का नंबर इक्वल है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है फिर यहां पे। ठीक है, स्टेप 4 की तरफ में आप आ जाओ। स्टेप 4 में बोला जाता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ठीक है, मेरे पास इक्वेशंस है, क्या इक्वेशंस है, ये है ना। यहां पे पहले इक्वेशन में आप देखो हाफ ऑक्सीडेशन वाले में, तो हाफ ऑक्सीडेशन वाले में तो वाटर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, रिडक्शन वाले में वाटर मॉलिक्यूल हमको दिख रहा है। कहां दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। कितना नंबर में दिख रहा है, 4 नंबर में दिख रहा है। तो आप डिफिशिएंट वाले साइड में क्या कर दो, सेम नंबर में वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दो। देखो हम 4 H2O का मॉलिक्यूल लिख देंगे तो 4 ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस हो गया ऑन द बोथ साइड। एक साइड में आपका MnO4 माइनस था, तो दूसरे साइड में हम क्या कर दिए, 4H2O कर दिए, तो ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहां तक एसिडिक मीडियम के जैसा ही है। एसिडिक मीडियम में हम लोग जैसा देखे थे वैसा ही यहां पे भी हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 5 की तरफ जाएंगे जो कि एसिडिक मीडियम से अलग हो जाता है, और यही डिफरेंस होता है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में, है ना। हम लोग का अब तक का इक्वेशन कैसा रहा है, तो 2Cl माइनस हाफ ऑक्सीडेशन हुआ था Cl2 में, और MnO4 माइनस जो है मेरा वो क्या बन गया है, Mn+2, और साथ में कितना H2O है, तो 4H2O है। अब यहां पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ध्यान दीजिए, फिर से मेरे बात को सुनिए, बार बार मेरे बात को सुनिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, और यहां पे हम लोग बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ OH माइनस, विद द हेल्प ऑफ OH माइनस। जी हां, बिल्कुल OH माइनस। कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखते रहो। जिस साइड में हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है, तो इक्वेशन 2 पे आपकी ध्यान होनी चाहिए। इक्वेशन 2 पे हाफ रिडक्शन वाले में यहां पे हाइड्रोजन की बैलेंसिंग हमको देखने को मिलेगी। राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 है। लेफ्ट हैंड साइड में कोई हाइड्रोजन है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या करना है, जितना नंबर में हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है उतना नंबर में वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर दो। जी हां, बिल्कुल वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर दो। और अपोजिट साइड में सेम नंबर में जितना नंबर में आप वाटर ऐड किए हो ना, उसके ठीक अपोजिट साइड में सेम नंबर में आपको क्या करना है, OH माइनस डाल देना है। 8H2O डाले तो अपोजिट साइड में क्या कर दिए, 8OH माइनस डाल दिए। ठीक है, मेरे बात को फिर से एक बार ध्यान से सुनो, अपने आंख को बंद करो और एकदम ध्यान से सुनो। जिस साइड में हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है उस साइड में वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर दिए। जितना नंबर ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल आप ऐड किए हो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को, अपोजिट साइड में आप उतना ही नंबर ऑफ OH माइनस डाल दो। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा।
यहां पे ध्यान दो, हम 8 H2O की बैलेंस करनी थी मेरे को, 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, तो हम 8 हाइड्रोजन डिफिशियंट वाले साइड में लिख दिए, 8 H2O का मॉलिक्यूल हम डिफिशियंट वाले साइड में लिख दिए, तो H2O हम कैसे लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं, और अपोजिट वाले साइड में उतना ही नंबर में हम OH माइनस को डाल दिए, तो देखो यहां पे OH माइनस इस OH माइनस को कैंसिल कर दिया ना, तो क्या बचा, सिर्फ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग हो गई। ठीक है, ये आपको एक दो बार वीडियो को आगे पीछे करके देखो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। डिफिशियंट वाले साइड में आप वाटर डाल दो, अपोजिट वाले साइड में सेम नंबर ऑफ OH माइनस डाल दो, तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग हो जानी है। क्यों हो जानी है, वो यहां पे आपको रेडिंग से दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आप स्टेप 6 की तरफ आ जाओ। स्टेप 6 में आपको क्या करना है, दोनों ही इक्वेशन में चार्ज को बैलेंस कर देना है। अब चार्ज को बैलेंस कैसे करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको एसिडिक मीडियम के वीडियोस में मैंने बताया था, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का आप हेल्प लीजिए और चार्ज को बैलेंस कर दीजिए। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं अपने पहले इक्वेशन में कि 2Cl माइनस है, 2 क्लोरीन माइनस है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 2 माइनस चार्ज है, तो आपको इलेक्ट्रॉन का हेल्प करना है, इलेक्ट्रॉन के हेल्प से बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप राइट हैंड साइड में क्या डाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो देखो यहां पे क्या हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज, इधर भी क्या हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज, तो बैलेंस हो गया दोनों नेगेटिव चार्ज, दोनों साइड में नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया, गुड। इसके बाद इक्वेशन 2 में आ जाओ। इक्वेशन 2 में आप क्या देख रहे हो, यहां पे क्या है, यहां पे एक MnO4 है, एक MnO4 है ना, तो MnO4 आपका कितना है, नंबर ऑफ 1, नंबर में है 1। और आप जब राइट हैंड साइड की तरफ में आते हो, तो राइट हैंड साइड में आप क्या देखो कि यहां पे 8 नेगेटिव चार्ज तो पहले हमको यहां पे दिख जा रहा है OH माइनस में, और 2 पॉजिटिव चार्ज हमको दिख रहा है Mn में, तो ओवरऑल क्या हो गया, 6 नेगेटिव हो गया उस साइड में, 6 नेगेटिव हो गया, 8 नेगेटिव था और 2 पॉजिटिव था, तो ओवरऑल क्या हो गया, 6 नेगेटिव हो गया। और इस साइड में कितना नेगेटिव चार्ज है, तो इस साइड में 1 नेगेटिव चार्ज है, तो इधर में आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, कितना इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो, तो अब क्या देखोगे, 5 नेगेटिव और एक यहां पे MnO4 में एक और नेगेटिव, तो 6 नेगेटिव हो गया। और इस साइड में भी आपको क्या दिख रहा है, 8 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो 6 नेगेटिव, तो दोनों साइड में आप देखो 6 नेगेटिव हो गया। और आपको देखो एसिडिक मीडियम में हम एक बात बताए थे ना कि एक H2O, एक इक्वेशन में आप जिस साइड में इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हो, जब दूसरे इक्वेशन में आप जाते हो तो उसके अपोजिट साइड में ही इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेगा। अगर अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखता है, मतलब कि आप अपना ट्रैक गलत रास्ते पे लेके चले गए, तो आप यू टर्न मारो, है ना, और वापिस आओ। ठीक है, कहां पे गलत हुआ उसको चेक करो। इसको करने के बाद चार्ज को बैलेंस करने के बाद हम लोग दोनों ही इक्वेशन को एक ऐसे कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे क्या कैंसिल हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। तो ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है और नीचे वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाले इक्वेशन को आप क्या कर दो, इंटू 5 कर दो, और नीचे वाले इक्वेशन को इंटू 2 कर दो, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहां और 10 इलेक्ट्रॉन यहां कैंसिल हो गया दोनों साइड में, तो दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन्स भैया आपके कैंसिल हो गए। अब आप यहां पे लिखना शुरू कर दो कोएफिशिएंट, ये मल्टीप्लाई करके, पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके और दूसरे इक्वेशन से को 2 से मल्टीप्लाई करके, दोनों ही इक्वेशन को ऐड करके नीचे आप लिख दो। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करके आप नीचे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, आपका 10 Cl माइनस, ठीक है, प्लस इस साइड में आपका 16 H2O प्लस आपका 2 MnO4 माइनस, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 5 Cl2, राइट, 5 Cl2 इधर, और क्या है, Mn है, कितना Mn है, 2 Mn है, तो 2 Mn प्लस 2 प्लस कितना H2 आ गया, 8 H2 आ गया, और साथ ही साथ क्या रहा, 8 OH माइनस रहा। अब देखो आप एक चीज यहां पे आप गौर कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि दोनों ही साइड में अपने पास H2O है, यहां पे 16 H2O है और इस साइड में क्या है, 8 H2O है। ठीक है, तो ये जिस साइड में H2O का नंबर कम है उस साइड से H2O को उठा करके एक्सेस वाले साइड में लेके आ जाओ, जिस साइड में ज्यादा है। तो इधर से प्लस H2O है तो इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस H2O हो जाएगा। तो 16 में से 8 को आप माइनस कर दो, तो 16 से 8 को जब आप माइनस कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, 8 H2O बन जाएगा। तो यहां पे आपका ओवरऑल H2O कितना हो जाएगा, इस साइड में H2O हो गया 8 और इधर से H2O को हम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। ठीक है, तो H2O को भी हम इधर ला करके बैलेंस कर लिए, है ना। तो अब क्या बन गया मेरा इक्वेशन,
अब मेरा इक्वेशन बन गया, इधर देखो हम उसको इधर में लिख देते हैं, है ना। एक सेकेंड कहाँ भागे जा रहे हो भाई, भाग के काम नहीं चलेगा, है ना। 8 OH माइनस इधर में था, H2O को हम हटा दिए। तो देखो ये जो इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन अब एक बैलेंस्ड इक्वेशन है ऑल रेस्पेक्ट में। चलो देखते हैं कैसे बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो देखो 10 क्लोरीन यहाँ पे कितना क्लोरीन, 10 क्लोरीन। H2O कितना है यहाँ पे, 16। इधर में आपका H2 रहा कितना, 16, है ना। और इस साइड में, सॉरी एक मिनट रुको, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो ये 16 होगा ना, ये 16 होगा, राइट। तो 16 OH माइनस होगा। भूल भाल कर ले चलबे ना रे बाबा। यहाँ पे क्या हो गया, 16H हो गया। तो 16 हाइड्रोजन दोनों साइड में हो गया। देखो अगर इससे एक बेनिफिट मिलता है, पता है क्या, इससे बेनिफिट ये मिलता है कि लास्ट में जब हम लोग एक बार देखते हैं इसको, तो अगर कुछ लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हो भी गया है ना, टाइपिंग मिस्टेक या राइटिंग मिस्टेक, तो वो लास्ट में करेक्शन हो जाएगा, तो गलत होने का कोई चांस नहीं है। टेक एवरीथिंग इन पॉजिटिव वे रे बाबा, है ना। तो क्या होता है, Mn कितना है इधर में, 2, और इधर में Mn कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है भाई, तो यहां पे देखो 4 और 2, तो 4 2 जा 8, और इधर में 8 तो 16, और यहां पे ऑक्सीजन कितना है देखो 16, ठीक है। तो सारे एटम्स या आयंस क्या हो गए, बैलेंस्ड हैं। अब चलो चार्ज को देख लेते हैं। तो चार्ज में यहां पे 10 नेगेटिव चार्ज हमको दिख रहा है इस साइड में, और यहां पे क्या दिख रहा है, 2 नेगेटिव दिख रहा है। तो टोटल कितना नेगेटिव हो गया, 12 नेगेटिव हो गया। और इस साइड में आप आ जाओ तो क्या दिख रहा है, 2 पॉजिटिव दिख रहा है, और इस साइड में आपका 16 नेगेटिव दिख रहा है, मतलब सॉरी 4 पॉजिटिव दिख रहा है और 16 नेगेटिव दिख रहा है। तो 16 नेगेटिव है और 4 पॉजिटिव है, तो 12 नेगेटिव हो गया। तो इधर में भी आपका 12 नेगेटिव, इस साइड में भी आपका 12 नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी आपका 12 नेगेटिव। तो दोनों साइड में देखो चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में बेसिक डिफरेंस यही है कि वहां पे आपको हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करना था, और इसमें आपको हाइड्रोजन को OH- से बैलेंस करना है। और फिर से मेरे बात को एकदम दिमाग खोल के सुन लो, जिस साइड में हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है उस साइड में वाटर के मॉलिक्यूल को डाल दो, और अपोजिट साइड में सेम नंबर में OH- को डाल दो। बस यही डिफरेंस होता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। और एग्जाम में आपको पूछेगा, या तो एसिडिक मीडियम पूछ ले या बेसिक मीडियम पूछ ले, दोनों में से कोई एक मीडियम में बैलेंसिंग पूछेगा ही पूछेगा। एकदम आता है भाई, एकदम 11 स्टार टॉपिक है। क्वेश्चन आता था, आता है और आता रहेगा। तुम पढ़ो या मत पढ़ो, ठीक है। तो मत पढ़ो तो कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई, सिर्फ पढ़ना ही तो ऑप्शन है अपने पास, तो पढ़ो फिर। ओके चलो फिर, ये आपका रिडॉक्स वाला पार्ट कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं अगले